तो बच्चों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनएलएम के बाद, जो कि फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और वो चैप्टर जो एनएलएम के बाद हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? पहली बात, नाम तो शायद आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है इसके बारे में हम एक लाइन बता सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स वो है जो कि किसी दो सरफेस के बीच मोशन को अपोज करे या मोशन होने की टेंडेंसी को अपोज करे, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि हम जैसे कि बात करें, एक सरफेस है आपके सामने, ये इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक जैसे ये रख दिया मैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक इस सरफेस पे रख दिया। अब आप खुद बताओ कि इस ब्लॉक को आपके हिसाब से, इस ब्लॉक मतलब मोबाइल पे, ब्लॉक मोबाइल को मानो, तो ब्लॉक पे क्या फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो आप क्लियरली बोलोगे सर नॉर्मल एक्शन लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, तो ऐसा होने का मतलब मैं बहुत, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो मोबाइल चलना चाहिए। देखो बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं चल रहा है, बहुत थोड़े से नहीं चल रहा है, बढ़ाऊँ तब जाके चला। आप खुद रियलाइज़ करते होंगे किसी ऑब्जेक्ट को भी अगर आप अर्थ पे रखा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो तुरंत नहीं चलता, एक सर्टेन लिमिट से आपको ज़्यादा एक्सिट करना पड़ता है फोर्स। जैसे एक ब्लॉक है, अगर इसको आप ऐसे पुश करो तो कई बार आप देखते हैं कि इधर फोर्स लगाने पे ये बहुत एक सर्टेन वैल्यू के बाद ही स्लिप करता है, जबकि हमें पता है वेट तो mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, उस हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी ये ब्लॉक बहुत कम फोर्स पे नहीं चलता। तो इसका मतलब कहीं कोई हिडन फोर्स है विच ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ, जैसे इस ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ब्लॉक के सारे पार्टिकल है ना, और ग्राउंड के सारे पार्टिकल, ग्राउंड वाले पार्टिकल तो रेस्ट में रहेंगे, ये ग्राउंड और ये ब्लॉक, ये दोनों पार्टिकल के बीच जब ये ब्लॉक चलेगा तो ग्राउंड वाले पार्टिकल रेस्ट में रहे, उनके बीच रिलेटिव मोशन शुरू होगा। तो ये मोशन स्टार्ट एक सर्टेन वैल्यू के बाद ही होता है। तो इसमें जो हिडन फोर्स होता है जो इस मोशन को अपोज करता है, वो उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात आ गई फ्रिक्शन फोर्स की। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। यहाँ तक बात अपने को समझ में आ गया। जैसे कि आप और भी एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फ्रिक्शन क्या है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ग्राउंड है ये, ठीक है, ये ग्राउंड पर एक ब्लॉक को आप ऐसे कुछ वेलोसिटी देके के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा कुछ दूर चलने के बाद,
कुछ डिस्टेंस s चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, if this block is moving in horizontal direction with velocity v, then it should be continue in motion with velocity v naught but it comes in the state of rest after traveling a distance s। और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि we are not applying any external force in the direction opposite to the velocity। ऐसा जब, और ये भी पता है कि इस पे हमारे हिसाब से जो अभी तक की पढ़ाई आप लोग किए होंगे बच्चों, तो उस हिसाब से तो सर देखा जाए उस हिसाब से तो उसका वेट नीचे लग रहा है mg और एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। उसके बावजूद भी ये वेलोसिटी कम करने का मतलब धीरे धीरे ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, तभी तो ये रेस्ट में आया। रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है, मतलब पक्की बात है कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगा जो कि ये ग्राउंड के ऊपर जो स्लिप करते हुए चल रहा है, ब्लॉक सरफेस के ऊपर ही स्लिप करते हुए चल रहा है ना सरफेस पे। ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में जब भी हों, जैसे यहाँ पे सरफेस कौन कौन से, ब्लॉक का सरफेस नीचे वाला और ग्राउंड, ये इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर ऐसे स्लिप करते हुए जा रहा है ना, जहाँ भी ऐसे स्लिप करते हुए जा रहा है रिलेटिव मोशन, वहाँ पे समझो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो समझो कि वो फाइनली रुक जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में ही तो कोई फोर्स लग रहा है। आप समझो ये वेलोसिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा, यानी फोर्स होगा ना, तभी तो ये रुका। और वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी रुक जा रहा है। तो मतलब ये इनहेरेंट फोर्स जो दिखाई नहीं दे रहा है, अपना काम कर रहा है सीधे सीधे, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चाहता है, अब ये यहाँ से लग रहा था, इसको रोका, और अब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0, ग्राउंड और ब्लॉक का सरफेस दोनों रेस्ट में आ चुके हैं। अब फ्रिक्शन लग रहा होगा? नहीं भाई, अब कहाँ लग रहा होगा। अगर लग रहा होता तो इधर चला जाता, अगर लग रहा होता इधर ही तो ये इधर चला जाता। ऐसा तो हो नहीं रहा है, रखा है ब्लॉक तो रखा ही रहेगा, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर वेलोसिटी दोगे तो कुछ दूर बाद रुक जाता है, तो इसका मतलब कुछ दूर बाद रुक जा रहा है, तो आप बोलोगे ना कि कुछ दूर बाद अगर रुक जा रहा है तो कोई ना कोई तो है जो उसको अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी को तो फ्रिक्शन कहते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब प्रकृति जो चाहता है वो ये चाहती है कि दो सरफेसेस पास में हैं तो एकदम पास में रहें, एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करें। इतना ध्यान रखो। प्रकृति ये फोर्स है जो हर सरफेस के बीच लगता है, दो सरफेसेस साथ साथ रहें, ये चाहता है दो सरफेस हमेशा साथ साथ रहें, एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करें। ठीक है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जहाँ भी वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो रहा हो, समझो बच्चों, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, मतलब अपने जहाँ भी वेलोसिटी अपने आप गिर रहा हो बिना एक्सटर्नल फोर्स के, वहाँ समझो फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, उसके बावजूद भी रुका ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स which opposes the relative motion or tendency of relative motion। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया। बेस्ड ऑन द अपोजिशन प्रोसेस, ये किस तरह से अपोज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज ड्राई फ्रिक्शन, another one is wet friction। Based on the opposition process, frictional force is divided into two category, one is dry friction and another one is wet friction। dry friction क्या होते हैं? due to irregularities and roughness between the surfaces,
विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये बात रही। और वेट फ्रिक्शन क्या होता है? वेट फ्रिक्शन होता है अपना, अब जैसे ये देखो, जैसे ये तो आपके सामने एग्जांपल ही रहा, दो सरफेसेस जो हैं, आपको समझ में आता होगा कि ये ब्लॉक है, अगर ये एक सरफेस, ये दो सरफेसेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। ये क्यों रुका था? ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में इस वजह से स्लिप हुआ था। ठीक है। अब जैसे वेट फ्रिक्शन किसे कहते हैं? वेट फ्रिक्शन है ड्यू टू continuous collision of medium particle with the object। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? आप हवा में ब्लॉक को छोड़ दो, हवा में किसी ब्लॉक को अगर छोड़ दो, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ से ब्लॉक को छोड़ दोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा ना, ब्लॉक का बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से, ये मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन मिलेगा ना, अपोज, उस पाथ को अपोज करेगा ना। जब ऊपर फेंको तो भी मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से एक फ्रिक्शन लगता है एक ब्लॉक के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ऊपर फेंकते हो तो एक तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से सोचे तो उसमें क्या होता है, फ्री होता है, फ्रिक्शनलेस मीडियम होता है, मान के चलते हैं। असलियत में तो मीडियम पार्टिकल कोलिजन की वजह से ही भी तो होता है। ठीक है। तो ये अपने को अभी नहीं पढ़ना है। पानी के अंदर एक ब्लॉक को छोड़ दो तो पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से स्पीड धीमा हो जाता है, तो वो भी वेट फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो वो फ्लूइड में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। अभी हम इसको पढ़ेंगे फ्रिक्शन में, ये वाला पार्ट। आज फ्रिक्शन में बच्चों बस इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं, एकदम आसान सा इंट्रोडक्शन क्या है फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ड्राई फ्रिक्शन का। ड्राई फ्रिक्शन, इसी को फ्रिक्शन भी, अब हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन मतलब अपने दिमाग में क्या चलेगा, ड्राई फ्रिक्शन। ठीक, ड्राई बोला नहीं जाएगा, फ्रिक्शन मतलब अपने दिमाग में पूरी मैकेनिक्स में क्या चलेगा, ड्राई फ्रिक्शन मतलब यही फ्रिक्शन। ठीक है। बाकी वो वाला फ्रिक्शन हम लोग जो होता है उसके अलग अलग नाम है वेट फ्रिक्शन का। ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे कि अब इसको थोड़ा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये कॉपी है, ठीक, इस कॉपी पे एक ब्लॉक हम रखते हैं, जैसे मान लो ये ब्लॉक रख दिए। ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, स्मूथ सरफेस रख दे थोड़ा, ये मोबाइल रखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा कांटेक्ट में है, सारे इसके सारे पार्ट एकदम स्मूथ है ये दोनों। आप कहोगे सब सारे पूरा मोबाइल पूरे किताब के हर पॉइंट का कांटेक्ट होगा, एकदम फ्लैट है, एकदम स्मूथ है सब कुछ। ठीक है। हर जगह पूरा यूनिफॉर्मली नॉर्मल एक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रख दिया गया, तो आपको एकदम पूरा स्मूथ हर जगह पूरा कांटेक्ट एक दूसरे से दिख रहा है। असलियत में क्या होता है, तो बहुत थोड़े से इसको जूम करके देखो आप, बहुत बड़े इसके पे थोड़ा 16x 4x करके 32x करके एकदम देखो, जूम करके जब आप देखोगे इन दोनों के पार्टिकल को तो आप पाओगे ऊपर वाला सरफेस जो फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लैट दरअसल नहीं है,
और नीचे वाला सरफेस ग्राउंड का, ये ब्लॉक का सरफेस है, ये ग्राउंड का जो सरफेस है, ग्राउंड, ये सरफेसेस इस तरह कांटेक्ट में रहते हैं। हमें जो फ्लैट दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, ये दिखता नहीं, असलियत में ये इस तरह होते हैं, फ्लैट नहीं होता कुछ भी, वो इस तरह होते हैं। तो आप देख के बताओ, असलियत में हमें जो दिखाई दे रहा है कि पूरा स्मूथ एक साथ पूरा कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं है। ब्लॉक और आपके ये ऑब्जेक्ट के बीच अर्थ ग्राउंड के साथ ये बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहली बात जो समझा जाए वो समझा जाए, ब्लॉक है different contact points, not single contact point। जैसे कन्फ्यूज़न हमें लगता है कि ये पूरा एक ही कांटेक्ट पॉइंट है, नहीं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो ये बात तो अपने को समझ में आना चाहिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, एक कांटेक्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंट कांटेक्ट पॉइंट्स हैव डिफरेंट कांटेक्ट फोर्स। डिफरेंट कांटेक्ट पॉइंट्स हैव डिफरेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक। जो आपको दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट पॉइंट अलग अलग हैं, तो अलग अलग पॉइंट है और अलग अलग, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स बनाना होगा तो ये मान लो ऐसे है, N1 बोल दो, N2 बोल दो, N3 बोल दो, N4 बोल दो, N5 बोल दो, और बहुत सारे होंगे, कुछ मैंने बनाए। तो एंड ऑल द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन, all the contact points have different direction. Due to these contacts and interlocks are developed between the surfaces which are in contact। होता क्या है कि ये जितने कांटेक्ट पॉइंट्स हैं सबके अलग अलग डायरेक्शंस हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं, आप देख सकते हो अलग अलग, ये कहना मुश्किल है कि सब एक ही डायरेक्शन है, और डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। ये जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसकी वजह से क्या होता है कि दो सरफेसेस जहाँ भी रखे जाते हैं, ध्यान समझो, दो सरफेसेस जहाँ भी रखे जाते हैं वहाँ पे सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच इस तरह एक इंटरलॉक्स डेवलप हो जाता है। अब वो इंटरलॉक्स वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ये इंटरलॉक्स जो डेवलप होता है इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं बच्चों कि ये किताब पर एक किताब पर एक ऑब्जेक्ट रखा है मोबाइल, हमें दिखाई दे रहा है एक ऑब्जेक्ट और किताब के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो कांटेक्ट दिख रहा है ना पूरा फ्लैट एक कांटेक्ट है, असलियत में एक नहीं है,
यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि अनंत पॉइंट बहुत हमें स्मूथ जो दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म पूरा मोबाइल, असलियत में सरफेस स्मूथ नहीं होता, बहुत रफ होता है। और इस रफनेस और इरेगुलरिटीज़ की वजह से बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स डेवलप होते हैं। ड्यू टू रफनेस एंड इरेगुलरिटीज़ बिटवीन द सर्फेसेस देयर आर डिफरेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। ये अलग अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं? ये रफ सरफेस है ना, तभी तो ऐसा बना। अगर एक फ्लैट होता तो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट बनता, ऐसा होता नहीं है। हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है कि फ्लैट एक सरफेस है, असलियत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये स्मूथ होता ही नहीं है, ये इरेगुलर होता है। और इरेगुलर होने की वजह से यहाँ 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 अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और वो आपको पता है कि अलग अलग पॉइंट कॉन्टैक्ट्स हैं तो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन की मैग्नीट्यूड होगा। तब आप कहोगे सर हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन पढ़े थे, हम लोग जो एक साथ अभी तक गलत पढ़ रहे थे, N=mg जो कर दे रहे थे, एक ही नॉर्मल बना रहे थे, उस वो क्या था? जब ऐसे लग रहा है तो ऐसे 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 लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब बात करने जाओगे तो आपको ये सारे डायरेक्शन रैंडम, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अलग अलग मैग्नीट्यूड के सारे फोर्सेस दिखेंगे। सभी के देखा जाए तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। मतलब सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स कांटेक्ट फोर्स सिग्मा nx, मतलब जैसे n1x, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल, सबका, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को फ्रिक्शन फोर्स। और सम ऑफ सॉरी वर्टिकल है ना, ny बोलो तो, इसको यही जो फोर्स है वर्टिकल कंपोनेंट को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जिससे बेटा ये है असलियत में सबका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो हम ड्रॉ करते थे आज तक, ठीक है ना। सबके सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो दो दो अलग अलग ऐसे लगा है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सबका वर्टिकल कंपोनेंट लेके जोड़ दो तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जो होता है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन बात समझ में आया क्यों नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं? क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है। असलियत में कांटेक्ट फोर्स ये है, अलग अलग जगह अलग अलग है। इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन, और कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इसे फ्रिक्शन कहते हैं। असलियत में कांटेक्ट फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे। असलियत में जो फ्लैट दिखाई देता है वो ऐसा होता है, तो इस वजह से ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन समझ में आना चाहिए कि क्या है बेसिक मतलब। ठीक है बच्चों, तो आज बेसिक था तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक है, तो अगले टर्न पे हम लोग अब बात करेंगे।